नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को, प्रणाम। वैद्य जी, आप होस्ट हैं। मानव निदान की इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। लोग का स्वागत करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को। मेरा लैपटॉप में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं मोबाइल से ही पढ़ा देता हूँ। तो इसमें हम लोग ना अभी माधव निदान में 20 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। मेरा लैपटॉप अभी ओपन हो रहा है, तब तक मैं पढ़ा देता हूँ। तो इसमें 20 नंबर के श्लोक में ऐसा बताया है कि रक्त क्षयाद वेदना भी तथैव व्याहार यंत्रणात् व्रणितस्य भवे शोषः स च असाध्यतो मतः। इसका मतलब ये है कि ये जो व्रण शोष जो रहता है वो रक्त के क्षय से हो सकता है, व्रणजन्य विविध प्रकार की वेदना से हो सकता है, या आहार दीर्घ काल तक पथ्यापथ्य की यंत्रणा से व्रणित मनुष्य को जो शोष हो जाता है वह अतिशय मतलब दुखदायी रहता है, वह शोष रहता है। मतलब रक्त के क्षय से जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, बहुत ज्यादा रक्त निकल गया, उसके वजह से एक शोष हो जाता है। व्रण जो रहता है विविध प्रकार की वेदना के वजह से होता है। और तीसरा बता रहे हैं कि दीर्घ काल तक पथ्यापथ्य की यंत्रणा से व्रण मनुष्य को जो शोष हो जाता है यह बहुत ज्यादा कष्टकारी होता है। ऐसा 3 प्रकार का बता दिया, तो इसको आप ध्यान में रखिए। और अभी हम लोग इसकी टीका भी पढ़ेंगे। एक मिनट, वंदना मैम कृपया म्यूट रखिए। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, म्यूट रखिए प्लीज। फिर टीकाकार ऐसा बताते हैं कि कारण त्रय व्रण शोषणम माह रक्त क्षयाद इत्यादि वेदना व्रण वेदना ताभिर्भय शोक वन्मनः शोभात बात प्रकोपा देव शोषः। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कारण त्रय से व्रण शोषी का निर्देश करते हैं। रक्त क्षयाद इत्यादि वेदना शब्द से व्रणजन्य वेदना का ग्रहण किया जाता है। उनके कारण जब भय और शोक से ग्रस्त मन में शोभ होता है, मतलब जब काम शोक भयाद वायु जब ये बता रहे हैं, तो इससे ना मन में शोभ हो जाता है और वायु का प्रकोप हो जाता है। वायु के प्रकोप से शोष होता है, ये एक मतलब सिद्धांत है। वेदना व्रण वेदना ताबिर भय शोक वन मनः शोभातवाद प्रकोपादेव शोषः। मतलब वेदना जो है ये मानसिक वेदना के बारे में बता रहे हैं, मानसिक व्रण के बारे में बता रहे हैं, जो भय और शोक के वजह से होता है। तो वायु का प्रकोप हो जाता है और उसके वजह से शोष होता है। बहुत सारे लोग जो रहते हैं ना, डर के मारे उनको खाया पिया नहीं जाता है, किसी ना किसी तरह का एंग्जाइटी रहता है, व्याकुलता रहती है बहुत ज्यादा। और शोक जब रहता है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, इसके वजह से भी वायु का प्रकोप हो जाता है और शोष हो जाता है। उसी तरह से बता रहे हैं कि इसमें वायु का प्रकोप ही शोष का मेन कारण रहता है।
जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि युधिष्ठिर श्रेष्ठतमा कुरुणाम, युधिष्ठिर जो है वो सभी कुरुओं में श्रेष्ठ बताए हैं। उसी तरह से वायु का प्रकोप जो है वह सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहता है और उसके वजह से ही यह शोष हो जाता है। आप लोग को कुछ बताना है तो बताइए कृपया। मैं सब लोगों को इनवाइट करता हूँ, आप लोग आइए और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसी तरह से आगे बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि इसमें जो वार्धक्य आदि शोष है उसके अपेक्षा व्रण शोष जो है अतिशय असाध्य होता है। याप्य की अपेक्षा असाध्यतम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्रत्यक्ष है था, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद में क्योंकि ना वायु का प्रकोप जो रहता है वो सबसे डेंजरस रहता है। इसके बाद में बता रहे हैं कि ननु एव सति कृशाणाम व्रण शोषिणाम ब्रहण्यो वृद्धि कार्य इति सुश्रुतेन नैवोक्तम चिकित्सा स्थाने विरुद्धते। इसका मतलब यह है कि सुश्रुताचार्य जी ने कृशाणाम व्रण शोषिणाम ऐसा बताया है। बृहणो विधि कार्य मतलब बृहण विधि द्वारा चिकित्सा विधान लिखा गया है। तो ऐसा बता रहे हैं कि शोष में जब व्रण शोष हो जाता है तो इंसान बहुत ज्यादा क्रुश हो जाता है, तो बृहण करके हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। ये एक बात बता दिया। और चंद्रिकाकारस्तु स साध्योतमः स्मृतः इत्यस्य स्थाने याप्य साध्यमस्तु सः। इसका मतलब यह है कि चंद्रिकाकार जिन्होंने लिखा है, भट्टार हरिचंद्र जी ने चंद्रिका ऐसे टीका लिखी है, वो बोलते हैं च स साध्योतमः स्मृतः। इसका मतलब यह है कि यह असाध्य की अवस्था में जाता है, और कुछ लोग बोलते हैं याप्य साध्यतमस्तु सः, ऐसा पाठ मानते हैं। तो इसमें मतलब ये याप्य भी रहता है और असाध्य भी रहता है, व्रणशोषी। इसी तरह से इसमें बृहण विधि का विधान किया गया है। अब व्रण जो है वो रक्त के क्षय से भी हो जा रहा है, व्रण जन्य विविध प्रकार की वेदना से भी हो जा रहा है। तो हमें ये सब कंसिडर करना चाहिए कि किसी को ना जख्म हो गया है, वुंड हो गया है, और उसके वजह से उसको व्रण शोष हो गया है, इसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। मैं आप सब लोग को इनवाइट करता हूँ, आप लोग आइए और संभाषण शुरू करते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ सर। हाँ बोलिए ना। सर ये जो ओल्ड पेशेंट जो बेड सोर्स वगैरह होते हैं ना, बहुत वो शोष में ही रहते हैं ना, एकदम दुबले पतले, वो हाँ। जिनका व्रण बहुत पुराना रहता है ना, वो बेड सोर्स ठीक ही नहीं होता है सर। वो कितना बहुत टाइम लगता है, ये तो हुआ तो वही, तो वो शोष में ही आएगा ना सर। सर हाँ उनकी बराबर। मतलब जो बहुत ये हो जाते हैं ना, क्रूश हो जाते हैं, कुछ खाते पीते नहीं, और व्रण तो ठीक ही नहीं होता है सर। डायबिटिक वगैरह कुछ कुछ होते हैं। और बेड सोर्स तो मैंने देखे तो वो बहुत टाइम लगता है, इतने दुबले बहुत हड्डी रहते हैं सर। सही बताया। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सर अगर मुझे होस्ट बना देंगे तो मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीन। अनुरिका मैम आप कुछ बोलेंगी? जी आप होस्ट हैं। जी सर। सर मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ सर। आपने बेड स्कोर वगैरह देखे हैं? कौन सी सर? बेड स्कोर वगैरह जिनको व्रण शोष हो गया है, सर ऐसे ही तो पेशेंट देखती हूँ सर, मेरे को बहुत कॉमन देखी है सर। तो बताइए ना थोड़ा उनके बारे में, कैसे देखे हैं? एक्चुअली जी शेयर कर सकते हैं आप। हाँ कर रहा हूँ। बेड सोर और दूषित व्रण हमारे इसमें जो बताया गया है सर, वैसे उनकी अवस्थाएं रहती है, और खास करके पोस्ट सर्जिकल रिकवरी जिनका बहुत बैड है, हीलिंग बहुत जिनका कम है, पोस्ट केमो रेडियोथेरेपी जो वुंड्स होती है वो बहुत मतलब स्राव से लेके रंग से लेके उनकी वेदना, दाह, शूल, ये सारी चीजों में बहुत त्रिदोष मिश्रित लक्षण रहते हैं उनके। ट्रीटमेंट करते वक्त में भी आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हीलिंग फास्ट नहीं मिलता है। स्पेशली जो पोस्ट सर्जिकल बेडरिडन पेशेंट्स है, उनकी बाकी जनरल उनका जो भी दवाई या संप्राप्ति है उसको छोड़ के बेड सोर की वजह से, सिर्फ दूषित व्रण की वजह से मैंने पेशेंट डिटोरेट होते हुए देखा है लिटरली, कि सेप्टिक कंडीशन में जाते हुए। तो बहुत केयर करना पड़ता है, क्योंकि इससे कैसे
तुरंत धातु बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। मतलब जो व्रण है वो अंतर्मुखी होने के बाद में अंदर के धातुओं तक पहुंचने के बाद में चित्रात्मक संपत्ति पे पहुंचता है। ऐसे भी देखें ऐसे। तो हमारा त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, गंधक रसायन और पंचतिक्त घृत गुगुल और ये सारी चीजें ट्रीटमेंट में आपको यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन नॉन डायबिटिक अगर वुंड है तो सीरावेद और रक्त मोक्षण का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दूषित व्रण में। स्पेशली सर पोस्ट केमो रेडियोथेरेपी वुंड की हीलिंग बहुत ही कष्ट लेना पड़ता है आपको। एक तरफ पूरा कंप्लीट डिसीज रिकवर करने के लिए या फिर यापत्व के लिए जितना टाइम या खर्चा आता है उससे कई गुना ज्यादा आपको तकलीफ होती है पोस्ट केमो रेडियोथेरेपी जो ओपन वुंड्स रहते हैं सर्जिकली, क्योंकि वहां पे मतलब धातुओं की अवस्था ही ऐसी रहती है कि वो हील नहीं होती जल्दी। जी बहुत अच्छा बताया। और कंचन मैम आप बताएंगी कुछ? प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। सर हाँ सर, बहुत सारे पेशेंट होते हैं ऐसे, डायबिटिक वुंड वाले भी। और ये जो कभी कभी तो ऐसे होता है ना सर कि किसी को चोट लग जाती है, जैसे कि वो फिर नॉन हीलिंग अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वैसे भी पेशेंट देखे हैं सर। और ये जो वेरिकोज वेन्स में भी बहुत बार अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं ना, तो वो भी एक व्रण ही होता है ना सर, वो भी नहीं ठीक होता है। तो वैसे भी पेशेंट शोज में देखे हैं सर बहुत बार। और कोई आघात की वजह से भी अगर व्रण हो रहा है, या फिर जैसे बेड सोर, मतलब पेशेंट काफी बेड रिडन है काफी दिनों से, किसी भी टाइप से हो सकता है सर, मतलब कोई भी व्याधि है और वो बेड रिडन है, तो वहाँ पे लेटे लेटे भी वहाँ पे उनको बेड सोर्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये भी पेशेंट्स काफी देखे हैं सर मैंने। बहुत आते हैं सर ऐसे पेशेंट, कॉमन एकदम। जी सर। जी और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए। सर इसमें जैसे अभी आप पढ़ा रहे हैं कि ये जो व्रण शोष में यदि रुधिर बहुत ज्यादा निकल जाए तो उसके कारण भी शोष होता है। तो मैंने देखा है कि जब रक्त मोक्षण बहुत ज्यादा घना कर दिया जाए, मतलब 15-15 दिन, 10-10 दिन, एक हफ्ते में कर दें, तो उससे भी बहुत जल्दी वेट लॉस होता है और शोष के लक्षण उसमें भी मिलते हैं। तो मैंने काफी पेशेंटों को ऐसा देखा है कि यदि रक्त मोक्षण बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो उससे जो ब्लड का लॉस होता है उससे भी शोष हो जाता है। अच्छा बताया आपने। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। हेलो हेलो। जी मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग। हेलो। मॉर्निंग। आप कोई लोग बोलिए ना, किसने किसने व्रण शोष के पेशेंट देखे हैं सर? कहाँ गए? प्रणाम सभी वैद्यों को। प्रणाम सर। हाँ गुड मॉर्निंग। मैम, अक्सर बर्न शोष के तो बहुत सारे पेशेंट देखने जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, जैसे पेशेंट का कोमा में चला गया, बहुत कोमा में चले जाने के बाद है ना काफी काफी लंबे टाइम तक कोमा में रहा। एक तो उसका डाइट प्रॉपर नहीं होता, दूसरा मतलब धातुओं का डाइट प्रॉपर न होने की वजह से धातुओं का क्षय तो होता ही होता है, और वो उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं दिया जाता, तो न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाती है। कई बार ब्लड लॉस होने की वजह से भी वर्ण का रोपण हो ही नहीं पाता। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो क्या करते हैं, तो कई बार ग्राफ्टिंग भी करना पड़ता है बहुत से
जितने भी व्याधि होते हैं ना, जो आईसीयू में काफी सारे पेशेंट होते हैं, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट है, चाहे वो कोमा में वो पेशेंट है, चाहे वो सीवीए के पेशेंट है, इन लोगों में या बुजुर्ग लोग, ये जरूरी नहीं है इसमें वार्धक्य वाले जो बुढ़ापे वाले जो लोग होते हैं वही वो लोग नहीं, जो हैवी वेट वाले लोग हैं वो भी इसका शिकार हो जाते हैं, वह ये बेड श्योर का। और वर्ण उनमें जैसे बन गया तो वो पूरा का पूरा, जो बेसिकली जो इनका जो बेड श्योर जो मिलता है ना, लोअर बैक में मिलता है। और जैसे इन वेरिकोस वेन वाला भी बताया। और कई जो बुजुर्ग आदमी होते हैं या जिनका डाइट प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, मतलब कि वर्ण के रोपण के लिए बॉडी के अंदर रक्त बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कईयों में रक्ताल्पता की कमी होती है, एनीमिया वाले लोग होते हैं, वो उनका वर्ण एक बार हो जाता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, स्पेशली डायबिटिक में, क्योंकि वर्ण के हीलिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पर कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर प्रॉपर तरीके से अगर हम ज्यादा डाइट देंगे तो डायबिटीज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर कम डाइट देंगे तो भी वो बड़ा डिफिकल्ट होता है उस टाइम में हील करना। कई बार उसकी जगह बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, और वो भी फिर पूरी धातुओं को हमारी को दूषित कर देता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखने को हमें मिलते हैं। तो उनमें डाइट का मतलब न्यूट्रिशन का और उनका धातुओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। कौन सा धातु, रस धातु पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। और बिल्कुल भी मांस उनका मांस अक्षय इतना हो जाता है, तो रस धातु और मांस धातु के ऊपर भी ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है भी कैसे वो उनको उन धातुओं को कैसे बढ़ाना है। अगर हम इन दोनों पे ज्यादा वर्क करेंगे तो पेशेंट को जल्दी रिलीफ आता है, और ये डाइट से ही पॉसिबल होता है और हाइजीनिक से। बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। धातु धातु की जो दूषित वर्ण की अवस्थाएं जो रहती है उसमें सम्मिश्र सारी चीजें होने के बाद में पूरी मतलब धातु भी वहां पे पतले हो जाते हैं, मतलब लिटरली दे गेट डिस्ट्रॉयड। वहां पे पंचवल्कल कषाय का धावन और शोधन रोपण तेल का पिचू या रोपण तेल का ये ड्रेसिंग बहुत अच्छा काम करता है सर। जी मैम जात्यादी तेल का भी कितना बनाते हैं ना, वो पीछे मैडम ने हाँ। शेयर किया था जात्यादी तेल का, जो गाज नहीं हम्म। आते वैसे सोफरा टुल्ला गाज नहीं आते हैं भाई, वर्ण के साथ वो चिपके ना, और ग्रेनुलोमा जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है यस कुछ यस यस, बहुत अच्छा पट्टियां रिजल्ट मिलता लगाते है हैं। सर। हाँ, तो उसमें शायद विनीत शुक्ला मैम ने बताया था, उन्होंने ऐसा वर्ण ठीक किया था। वो जात्यादी तेल का गोज भी स्टरलाइज करके और उसमें डिप करके और उसके ऊपर लगा के, तो उन्होंने ज्यादा बेनिफिट लिया। डायबिटिक गैंग्रीनस वुंड भी सर यही चीज को रिस्पॉन्ड करती है, कडोनिम जात्यादि। गैंग्रीन का तो हील हील होने में बहुत ज्यादा टाइम, ये वो भी वर्ण का ही एग्जाम्पल है, वो हाँ, बहुत हो चाहे, दूषित। हाँ, चाहे वो रेनॉल्ड फिनोमेना में आता हो, चाहे वो किसी भी कारण से गैंग्रीन हो, चाहे वो डायबिटिक उसकी वजह से वो हो। और जिसका इम्यूनिटी कम हो जाता है मैम, जैसे एचआईवी के पेशेंट्स है, और HIV के सोर्स हाँ, सोर्स जो रहते हैं उसमें सोर्स, शैंकियर्स। हाँ, उसमें भी नहीं हील हो पाता। मतलब बेसिकली हम यहाँ न्यूट्रिशन का भी विशेष वो रखेंगे, बॉडी का सारा सर्किट विभाजन भी वहाँ पे सारा कम हो जाता है, बॉडी की पावर ही नहीं रह जाती जहाँ पे ऐसा होता है, तो वो ठीक नहीं होने में आता जल्दी। मैंने सर वेरिकोसिटीज पोस्ट सर्जिकल और जो DVT है वो जो ओपन होती है ना सर्जरी के बाद में, उसका व्रण बहुत गंदा रहता है सर। लिटरली बाद में गैंग्रीन में कन्वर्ट होकर एम्पुटेशन तक बात पहुंचती है। वो भी व्रण देखे, वो भी पेशेंट देखे, बहुत खराब रहता है जो वेरिकोसिटीज का ऑपरेटिव किया जाता है। हील ही नहीं होता है, वो काफी साल तक हील नहीं होता है, ओपन वुंड हो जाते हैं। और किसी को कुछ बताना है? अंजना मैम आप कुछ बताना चाहती हैं? अंजना मैम, मिनल गुप्ता मैम। जी सर, शुभ प्रभात सभी लोग को, नमस्कार सर। जी सर। जी सर अभी सर ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। एक्चुअली जो
जहाँ पर रक्तक्षय हो रहा है या रक्तक्षय के कारण भी जो धातु क्षय तो हो ही रहा है, तो अब वहां पर उस प्रदेश में, ब्लड प्रदेश में वैसे भी जो एक कहना चाहिए न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, धातु क्षय हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसको अगर हम प्रॉपर अगर धातु पोषण नहीं होगा तो वहाँ वो ब्लड जो है वो किसी ना किसी तरह शोष तो वहाँ हो ही, शोष है ही, और उस शोष को और प्रधानता तभी मिलेगी जब वहाँ उसकी प्रॉपर केयर नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम थोड़ा सा सुश्रुत देखेंगे या और भी जगह जो नॉर्मल हम प्रोसीजर भी देखते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि जैसे कुछ हमारे पास ऐसे व्रण आते हैं जहाँ बहुत क्लॉनिक वुंड जिसे हम बोलते हैं, हल्का सा स्क्रैपिंग करना होता है समटाइम्स, जो है उसमें उसकी जो अपर जो स्किन होती है उसको हम हटाते हैं। देन उसके बाद वहां पर हम उसको अच्छे से क्लींजिंग करते हैं, जैसे पंचवल्क कात की बात बताई जा रही थी, नीम कात की बात बताई जा रही थी, त्रिफला कात की बात हो रही थी, कभी कभी दशमूल कषाय से भी बात की करते हैं। देन उसके बाद फिर हम बहुत अच्छे से वहाँ कुछ लेपन द्रव्य लगाते हैं, जैसे कि अब बड़ा अध्याय हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, शुरू में भी पढ़ा था और लग रहा स्टार्ट हृदय में भी आया था। तो वहाँ पे इसका डायरेक्ट मतलब यही होता है कि जो हम औषधि देते हैं ब्लड शोष को दूर करने के लिए, हम उसको स्निग्धता लाते हैं, वहाँ पे उसको थोड़ा सा जो धात्वाग्नि लेवल पर हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं, डायरेक्ट जो हम लेप लगा रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं वो धात्वाग्नि को हम प्रदीप्त भी कर रहे हैं, और उसके पश्चात उसको कहीं ना कहीं उससे अच्छे से उसको स्निग्धता दे रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसकी जो चिकित्सा है या इसमें जो शुष्क ब्लड आते हैं या जहाँ लगता है ट्यूबरक्लोसिस वगैरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं समटाइम्स, तो ऐसे केसेस में जहाँ बहुत प्रॉपरली ब्लड वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती है, और वो ब्लड वेस्कुलर सप्लाई ना होने के कारण उपेक्षित ब्लड की तरह से पड़े रहते हैं बॉडी में, और पेशेंट भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो यहाँ जैसे हमारा अपना जो एक चिकित्सा सूत्र है, वो चिकित्सा सूत्र यहाँ भी हमें अपनाना पड़ता है, क्योंकि अगर डाइट पे भी बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है। एक्चुअली हम लोग भी पेशेंट को यही बोलते हैं कि भाई देखो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रोटीन डाइट लेना पड़ेगा, तो अगर कोई पेशेंट नॉनवेज ले लेता है तो उसको मांस रस बताते हैं, वरना मूंग की दाल का यूज बताते हैं, एक्स्ट्रा में उसमें हम थोड़ा सा पनीर वगैरह भी बताते हैं अगर पेशेंट की अग्नि सही होती है, क्योंकि वहाँ पे हीलिंग प्रॉपर्टी अगर लानी है और उसको थोड़ा सा भी उस ब्लड को शोष से दूर करना है, ब्लड शोष की चिकित्सा प्रॉपरली करनी है, तो कहते हैं कि उसको आभ्यंतर चिकित्सा के साथ साथ हमको स्थानीय चिकित्सा पे भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होना पड़ता है। जैसे कि अभी सब लोगों ने नाम बताया, पवन सर ने, इत्यादि हम लोग आज भी, मेरे को लगता है जहाँ भी जो है ओपीडी चलती है वहाँ पे जाते हैं, सबके पास रहता है वुंड हीलिंग के लिए और वुंड की ड्रेसिंग के लिए। और हम लोग भी इसमें कभी कभी ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो एपिजॉट में वुंड होते हैं, वो समटाइम्स नेग्लेक्टेड होते हैं, या जो कंडीशन ऐसी पेशेंट की रहती है कि वो हील नहीं हो पाते हैं, और वहाँ बहुत जो है टीयर जिसे कहते हैं प्रॉपरली पहले टीयर, या फिर पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, और जब एक बार अगर वो ओपन हो जाता है जो ह्यूमन हील नहीं होता है, तो फिर हम उसको तुरंत जो है वो पेशेंट आता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद दिखाने, हेजिटेट होता है, कुछ पेशेंट तुरंत नहीं आ पाते, फिर उसकी सर्जरी उसकी करनी पड़ती है। लेकिन ये कि वो जो वुंड होता है उस वुंड को देख के कभी कभी ऐसी फीलिंग होती है कि बहुत उपेक्षित हो जाता है समटाइम्स, और वहाँ पेशेंट खुद से केयर भी नहीं कर पाता और शाई नेचर के कारण दूसरे को भी दिखा नहीं पाता। तो इस तरह के वुंड को अगर हम प्रॉपर हील करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट दें और प्रॉपर डाइट दें, क्योंकि श्रुतिका को तो वैसे भी इतना धातु क्षय हो रहा है, और वो सामान्यतः धातु क्षय के बाद ब्लड की जो जगह होती है वहाँ भी अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो हीलिंग प्रॉब्लम आती है। तो ये सब अगर देखें अप्लाइड एस्पेक्ट में देखें तो बहुत इस तरह के वुंड हम लोग को प्रैक्टिस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में मिल जाते हैं। जी सर। सर एक व्हील चेयर पे एक पेशेंट था जी और उसका ऐसा वर्न हो गया था, तो उसने सर ने उसको हनी लगा के ही ठीक कर लिया, मैं हनी और घी लगा के जी वो वर्ण रोपण का ही काम किया उसने, हनी और घी ने। जैसे वो मैंने बोला जैसे हो सकता है उसमें वही जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइट मैं कह रहा हूँ वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और वो उसमें उसने काफी और सर कई बार ना जैसे ऊज करता है ना वर्ण ज्यादा, तो उसमें हम ब्लू बिट्रोल नहीं होता जी जो
वो भी लगाते हैं उसमें ना, वो उसको ना वो जो पस है ना उसको वो करता है उसमें काफी। हमारे एक सर्जन आता था, वो लेके आता था, जैसे उसका सफाई वगैरह करता था एक बार वो ब्लू विट्रोल जरूर लगाता था। और एक डॉक्टर को मैंने ये भी सुना, मैंने एक हमारे वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, वो डॉक्टर तो नहीं थे पर वो उन्होंने ऐसे आयुर्वेद किसी से सीखा था। तो वो मेरे पास एक बार वो लेने के लिए आए थे, टंकण भस्म। मैंने क्या आप इसका क्या करोगे? उसने कहा ये ना उसके ऊपर लगाऊंगा, जख्म के ऊपर। पर उसका मेरा फीडबैक नहीं मिला मेरे को भी, उसका क्या रहा क्या नहीं। उसने दो चीजें मेरे से मांगी थी, त्रिफला और वो टंकण भस्म। जी। हम्म, कंकन बाकी मशीन तो क्षार है ना, वो तो हील करेगा ही, क्षार हाँ। से देंगे तो साफ कर देगा। पर एक बार तो जलन तो करेगा ना सर? जलन करेगा लेकिन हील कर देता है क्षार, व्रण को। बेसिकली मधुर तिक्त कषाय ही तो यूज करना होता है ना सर। हाँ, लेखन के लिए क्षारीय और कषाय रस, शोषण के लिए और शोधन के लिए, और मधुर और तिक्त रस जो है वो हीलिंग और रोपण इसमें का। हाँ ये हाँ कसाई रस का जैसे महातिक्त घृत है ये, इसमें ये भी बहुत ज्यादा काम आना चाहिए। महातिक्त घृत है, पंचतिक्त घृत है। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर विकास कुमार जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? ऐसे पेशेंट देखे आपने, व्रण शोष, मतलब व्रण के वजह से बहुत वेट लॉस हो गया और बहुत ज्यादा मतलब ऐसे टीबी के सिम्टम दिखने लगे। और सर जो लोग ना ये खाते हैं ना, मांस वगैरह, जो नॉन वेज वगैरह खाते हैं, उनमें बहुत जल्दी हीलिंग होती है। जैसे कई बार ना बहुत ज्यादा हीलिंग होने में नहीं आती, जो पाए का सूप नहीं होता, हम्म। और वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और जो इसमें मीट रहता है, जो इसका बकरे वगैरह का मीट है ना, उसका जो मांस रस रहता है ना, उसको अगर पका के दे, मतलब जैसे सुबह मॉर्निंग में रख दे उसको, हल्के हल्के से पानी डाल के और हल्की आंच में धीरे धीरे पकता रहे। जब वो गाढ़ा हो जाए तो उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर मिला के दे, वो बहुत जल्दी हीलिंग देता है। मैंने बहुत सारे लोगों को मैं बताता हूँ जो नॉन वेजिटेरियन है, उसमें बड़ा अमेजिंग, वेजिटेरियन की बजाय नॉन वेजिटेरियन को ज्यादा बेनिफिट होता है। जैसे हम पनीर वगैरह बताते हैं तो वो बढ़िया मतलब बात बन नहीं पाती। जैसे डायबिटिक भी वाले होते हैं तो हम उसमें प्रोटीन डाइट ज्यादा एडवाइस करते हैं। जो प्रोटीन होते हैं मार्केट के अंदर आते हैं, जो उसमें वो बात बनती नहीं। जैसे एंश्योर है, ग्लूसरना प्रोटीन है, जो आते हैं रेडीमेड बने हुए, और प्रोटीन एक्स है। पर जो नॉन वेज वाले होते हैं ना, पाए सूप और ये मांस रस वाले, वो उनको या जो एग के लेते हैं, वो भी एग भी जो बिल्कुल देसी वाले मुर्गे रहते हैं ना, उनका बीच वाला पार्ट निकाल के प्रोटीन प्रोटीन वाला पार्ट खाए तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। जी, और बताइए, किसी को कुछ बताना है कि हम आगे बढ़े? हेलो। हाँ जी। मुझे एक किस्सा याद आ रही है। मैं औरंगाबाद में थी तब, हेडगेवार हॉस्पिटल है ना सर, वहाँ पे मैं यूरोलॉजिस्ट के पास कुछ सीखती थी। तो वहाँ पे एक पेशेंट मैंने देखा था कि सर वहाँ पे एक सर्जरी हुई थी, मतलब जो सिजेरियन हुआ था वो लेडी का। और उसके बाद मतलब ऑपरेशन के बाद भी एक व्रण ही बोलते हैं ना सर हम उसे, तो वो बेबी डिलीवर होने के बाद जो उनका उंड जो था ना, वो हील ही नहीं हुआ था। तो वो जैसे फर्स्ट डे से ही वो हॉस्पिटलाइज जैसे हुई थी, उस दिन से वो 6 मंथ्स के लिए वहां पे हॉस्पिटलाइज ही थी सर। मैंने उनको 6 महीने कंटिन्यूअसली देखा है। इतना पस पूरा मतलब वो रोज ड्रेन आउट करते थे, डालते थे। और बस वो पूरी एंटीबायोटिक वगैरह वो चालू था सर कंटिन्यूअसली 6 मंथ। पता नहीं सर वो उसके बाद वो पेशेंट कैसा रहा, क्योंकि मैं शिफ्ट हो गई, पर मैंने देखा हुआ है सर, इतना बैड हो गया था वो पेशेंट की बस। जी सर, अभी वो केस याद आई मुझे तो एकदम। ऐसे भी होता है ना सर कि हम कोई सर्जरी कर रहे हैं तो वो भी व्रण अगर हो रहा है और वो हील नहीं हो रहा है तो वो पेशेंट उसको उसमें जाता है। जी सर। जी, जी नमस्ते। हाँ प्रणाम, बताइए। हाँ मैं ये कहती कि
थोड़ा सा मैं बिजी थी तो इसलिए बहुत अच्छे से अटेंड नहीं कर रही थी, पर व्रण को लेके ये छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि आपने ये बताया कि व्रण के कारण जो शोष आ जाए, मतलब तो उसमें क्या होता है कि यूजुअली जो एब्सेस वगैरह होती है उसमें ऐसा देखा गया कि मैंने एक छोटे बच्चे का एब्सेस देखा और बड़ों का देखा, साथ में जो ओरल अल्सर्स पोस्ट कीमो, ये ऐसे पोस्ट कीमो के तो रीजंस अलग ही होते हैं कि जो धातु क्षय हो रहा है उसका उसके कारण शोष हो रहा है, लेकिन सिंपल जो एब्सेस होती है उसके कारण एकदम पेशेंट बिल्कुल कृशकाय हो रहा है और उसकी जो एब्सेस है वो भी धीरे 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 करके ड्रेन की जाती है, क्योंकि उसमें इतनी ट्रीटमेंट की जाती कि अगर एक साथ पूरा ड्रेन करना तो पेशेंट कभी कभी शॉक में आ जाता है। दूसरा व्रण रोपण बर्न का जो मतलब है, और नॉर्मल भी जो है जो ग्रैनुलेशन टिश्यू बन जाती है और लंबी चलती है, या जो गैंग्रीन वाले जो पेशेंट्स डायबिटिक वाले आते हैं, पर डायबिटीज और कैंसर वगैरह में तो उसका अलग कारण रहता है, लेकिन केवल व्रण से शोष हो जाना, उसके अंदर एब्सेस का मैंने देखा है खुद की बॉडी में एब्सेस है या रक्त क्षय अधिक हो गया तो फिर उच्च धातुओं का क्षय होते होते जो है वो एकदम कृशकाय पेशेंट हो जाता है, और उस केस में बहुत धीरे धीरे ट्रीटमेंट किया जाता है, वृंगण चिकित्सा की जाती है, साथ में जो एब्सेस है उसको भी ड्रेन बहुत धीरे 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 करते हैं, तब जाके वो जो पेशेंट है वो काफी समय लेकर ठीक होता है। और हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये जो पेशेंट जो बीमार पड़ गए और उनके अल्सर्स, डेक्यूबिटस अल्सर्स जिनको कहते हैं, वो हो रहे हैं और उसके कारण वो ठीक से लेट बैठ नहीं पा रहे और उनके पेन इतना है कि वो खा नहीं पा रहे, और तब जो है अभी एकदम कृशकाय वो पेशेंट हो जाते हैं, तो उसमें वुंड हीलिंग के साथ साथ उनका चिकित्सा जब धातु लेवल पर की जाती है तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। जी वैसे जी, और किसी को कुछ बोलना है क्या? अपना अपना सब लोग एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। कुछ बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ बताना है? नहीं बताना है तो हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर रमेश गौतम जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। मैंने सोच के पेशेंट ऐसे नहीं देखे हैं एक्चुअली। हाँ, जैसे टीबी वगैरह वाले देखे हैं, लेकिन व्रण शोष होकर के किसी को हुआ, मतलब व्रण की वजह से, तो उस तरह के पेशेंट नहीं देखे हैं मैंने सर। जी, मतलब बेड सोर वगैरह भी नहीं देखे कि बेड सोर हुआ उसके बाद में शोष हो नहीं गया? नहीं, बेडसोर के भी नहीं देखे हैं। डायबिटिक फुट वगैरह पेशेंट्स आए हैं पहले। जी, सर सब लोगों ने बता दिया, अब आप अपनी टीका भी बता दो। आपने क्या, आप इसके बारे में कुछ बता दो नया। मैंने तो देखे हैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट, बेड सोर वाले भी देखे हैं जिनको जख्म है, और जो लोग कम खाना खाते हैं जिनको व्रण है, और इसमें क्योंकि 3 चीज बताए, रुधिर बहुत ज्यादा निकल जाने से, तो एक्सीडेंटल केस में भी ऐसे शोष हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारा ब्लड निकल गया, उसके वजह से खून की कमी हो गई और उनको अंदर इंजरी था, वुंड था। उसी तरह से बहुत ज्यादा पेन होने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनको चोट लग गई थी बहुत ज्यादा, और वो खाना भी नहीं खा पा रहे थे और उनको शोष हो गया। तीसरा, भोजन कम करने से, वेदना की वजह से भी पीड़ित थे और खाना कम खाते थे। ऐसे मैंने देखे हैं बहुत सारे। पाइल्स और फीसर वाले भी तो कितने सारे लोग होते हैं सर। हाँ, सर इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का बताओ थोड़ा एलेबोरेट, बढ़िया वाला। पहले तो हमें व्रण को हील करने वाला दवाई देना पड़ता है और दीपन पाचन से शुरू करना पड़ता है। तो हमें व्रण को हील करने वाले अपने सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी देते हैं, मास्टरस का सेवन कराते हैं, युष का सेवन कराते हैं, क्योंकि युष जो रहता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स के बहुत सारे इसमें तत्व पाए जाते हैं, जो युष दाल के युष रहते हैं, और मास्टरस में भी क्लॉटिंग करने का बहुत सारा उसमें फैक्टर्स रहते हैं, वो जल्दी जल्दी हील होता है। वेदना अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बस्ती वगैरह देते हैं, तो वेदना ठीक हो। और अपने आयुर्वेदिक पेन किलर जैसे महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल,
ये गूगल कल्पना देते हैं तो वेदना कम हो जाती है, और बस्ती देते हैं, निरू बस्ती देते हैं, शीर बस्ती देते हैं। रुधिर बहुत कम हो गया है तो हम ब्लड चढ़ाने का कोशिश करते हैं, और भोजन कम कर रहे हैं तो दीपन पाचन अनुलोमन करके ब्रीहण करने का कोशिश करते हैं। सर किसी ने रक्त बस्ती भी दिया है, रक्त बस्ती तो मैंने देखा है अपने सर लोग के पास। और किसी ने ग्रुप में? किसी सर ने नीरू को कौन सा देना है इसमें? नीरू जो बस ये रहता है, मतलब ब्रीहण करने वाले रहते हैं नीरू, जैसे कि बला, शतावरी, विदारी, ये सब का। शीर बस्ती तो देखा है मैंने, नीरू भी वही ब्रीहण करने वाले सारे द्रव्य। तो तिक्त शीर बस्ती भी सर देखा और रक्त बस्ती, देखा है आपने? सर रक्त बस्ती का कैसा प्रयोग करते हैं? हाँ जी सर, हाँ जी मैम। रक्त बस्ती मैंने देखी है। बताइए। वैजी ये जो कैथेटर फोरियस कैथेटर लगाते हैं और उसका जो बैग होता है ना यूरिनरी, जी, वो या फिर जो पहले तो ब्लड बैंक से जो ब्लड आता था वो बॉटल्स में आता था, लेकिन जो सॉफ्ट वाला जो बैग होता है उसको कैथेटर से कनेक्ट करके और उसको जो है उसकी बस्ती उन्होंने दी, एनल ओरिफिस में दी थी, वर्ली में रंगण के लिए दी थी। पेशेंट बिल्कुल एकदम शोष में था और उसको दी थी, तो वो मेरे लिए बहुत था कि मैंने पहली बार देखी थी। साउंड बहुत खराब आ रहा है। मैम एक बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट करिए। आवाज नहीं अच्छी आ रही। वंदना मैम का आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रहा है। मैम ज्वाइन हो गई क्या आप? डॉक्टर मुकेश साहू जी, आपके वो पेशेंट कैसी हैं, अगर सुन पा रहे हैं तो? डॉक्टर मुकेश साहू जी। सर प्रणाम सर, मैं बोल रहा हूँ, मुकेश साहू तो नहीं है शायद ग्रुप में सर। तो सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। प्रणाम सर। पेशेंट बिल्कुल बहुत अच्छा फील कर रही है, और सुबह शाम दोनों टाइम उनका बेटा फोन करके आपको, पूरी आयुष दर्पण की टीम को बार बार थैंक यू बोलता है कि आपने मेरी माताजी को इतने बड़े ऑपरेशन से बचा लिया, और मेरे से पूरे डाइट प्लान के बारे में पूछता है। बाकी औषधियों के लिए आपके पास रिपोर्ट भेजी हुई है, और तो उनका वो औषधियों का प्लान अब आपको करना है सर, कैसे करेंगे? उनको बोलिए मुझे आज 11 बजे फोन करें तो मैं बताऊंगा। हाँ ठीक है सर, मैं उनको बोल दूंगा 11 बजे आपसे बात कर लेंगे। हाँ। बाकी वैसे उनको भूख भी लगने लग गई है। बाकी मैंने उनको ये बोला है कि आप हल्का खाना खिलाओ, और जब भूख लगे तभी उनको कुछ खाने के लिए देना। ये नहीं कि आप परिवार का कोई मिलने आया, वो पूछने लग गया कि आप जूस पियोगे, आप चाय पियोगे, ऐसे नहीं। माताजी अपने आप स्वेच्छा से मांगे तब आप उनको एक कटोरी दाल चपाती, जितनी उनको भूख है उतना खिलाना है, और टाइम के अकॉर्डिंग खिलाना है। ये नहीं कि रात्रिकालीन भी आप उनको खिला रहे हो। और जब भी खिलाओ तब उसमें दाढ़ीमास्टक चूर्ण और हिंगवाष्टक चूर्ण दोनों में से कोई सा ही एक डाल के खिलाना है। अगर तो भूख सर यही बताया। अगर भूख अच्छी है साहु सर, उसमें महातिक्त या घृत के कसाई रस कल्पना वाले घृत भी थोड़ा स्टार्ट कर दो, 1-1, 2-2 चम्मच। वो अभी तो ज्यादा सर बिल्कुल थोड़ी सी भूख खुलने लगी है, तो अगर उसमें पूरी भूख जागृत हो जाए तब कर देना, बहुत अच्छा फायदा रहेगा। बाकी तो अभी उनको दोनों में से एक, भाई उनको जैसे दाढ़ीमास्टक का टेस्ट अच्छा लग रहा है उस टाइम दाढ़ीमास्टक ले ले, तब उनका मन उससे उब रहा है तो हिंगवाष्टक ले ले। लवण भास्कर भी डाल लेना उसमें, लवण भास्कर का भी टेस्ट अच्छा होता है। ठीक है, आज उनको बोल दूंगा तो लवण भास्कर तीनों में से कोई सा ही एक डाल के एक बार लेंगे। बाकी वैसे शिवक्षार, पाचन, लवण भास्कर, इन दोनों को टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं दाढ़ीमास्टक का, तीनों का। बाकी पेशेंट काफी अच्छा फील कर रहा है, और मतलब पेट साफ हो रहा है क्या अपने आप? हाँ हाँ सर, वो कल उनका मल अपने आप साफ हुआ, उनको कोई बस्ती नहीं दी थी। मैंने कहा अभी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर करेंगे, नहीं तो उनको चार बस्ती लगी है, 4 बस्ती में वो काफी अच्छा फील कर रहे हैं। तो आप कहो तो सर आज कंटिन्यू करवाऊं बस्ती, या अपने आप मोशन हो जाता है तो रहने देते? देखते हैं ना क्या होता है। हाँ, पेशेंट को एक बार लाइव ही करवा देना शाम की संभाषा में। हाँ शाम को लेके ही आ जाइएगा। ठीक है सर, मैं उनके बेटे को बोल दूंगा तो वो शाम को लाइव आ जाएगा।
माता जी कहाँ, माता जी से बात करें। हाँ हाँ बिल्कुल, माता जी से बात कर लो। वैसे माता जी और उनकी जो बेटी है वो बहुत बार बार थैंक यू बोलती है सर। बहुत मतलब ऐसा फील कर रही है कि जैसे दूसरा जन्म मिल गया हो उनको। ठीक है, आप एक बार लिखिए सब वैद्य लोग के लिए, हम थोड़ा एक बार हाँ बात। सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे व्रणशोषी? तो पेशेंट नहीं देखे, लेकिन व्रण शोथ जैसे बेड सोर्स होते हैं तो ऐसे पेशेंट देखे हैं। बाकी वही है कि उनका जब डाइट सिस्टम। आवाज कट गया। हेलो, हाँ जी बताइए। हेलो, मेरी बोलिए आवाज। बोलिए बोलिए। हाँ, तो उसमें सर क्या होता है कि जैसे पेशेंट का जब बेड सोर्स रहते हैं या कोई बहुत लंबे समय से व्रण रहता है तो उसकी जो अग्नि है वो मंद होती चली जाती है, तो उसकी वजह से उसमें सोर्स डेवलप हो जाता है। ऐसा एक पेशेंट हुआ था बस कॉलेज टाइम में, बाकी वैसे तो ठीक है जी। थैंक यू सर। थैंक यू आपका। हाँ वंदना मैम, आप जो बोल रही थी वो कृपया अभी बोल सकती हैं? डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, डॉक्टर वंदना मैम सुन पा रही हैं क्या? वंदना मैम तक आवाज नहीं जा रही है शायद। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, आप कुछ बताएंगे? व्रण शोष के पेशेंट आप लोगों ने तो बहुत सारे देखे होंगे। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर। सर नहीं सुन रहे। अभी हम उराशद शुरू कर दे कि कोई बोलना चाहेगा? मैं उराशद का निदान पढ़ देता हूँ। वैजी मैं वो बस्ती के बारे में बस जरा सा बता दे रही हूँ। हाँ बताइए। जब मैं वर्ली में थी तो मैंने पहली बार देखा था रक्त बस्ती। जी। और उन्होंने जो नॉर्मल ब्लड जो जिसमें मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है उसी सेट से उन्होंने कैथेटर को कनेक्ट करा था और बहुत स्लो ड्रिप ड्रिप करके उन्होंने जो है वो बस्ती एनल रूट से पेशेंट को दी थी। और उसके रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे थे कि मतलब काफी पेशेंट का वृंगण अच्छा हुआ था और वो इसी का पेशेंट था। उसका रक्त क्षय बहुत हुआ था रक्त धातु का, और उसको जो है उन्होंने रक्त बस्ती दी थी। अब वो पेशेंट स्टूडेंट्स के लिए लिया था उन्होंने या क्यों उन्होंने सेलेक्ट किया था मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको देते हुए फर्स्ट टाइम जीवन में मैंने देखा था और बहुत ही स्लो दे रहे थे उसको। जी भाई। उसके अंदर जो ब्लड लिया था, जो ब्लड बैंक से लेके आए थे या ये लेके आए थे उसका? उसके उसके किसी मतलब कलेक्ट किया था उसकी, उन्होंने ब्लड मैचिंग की थी, हालांकि जरूरत शायद तो नहीं रहती उसमें क्योंकि वो कहते हैं कि उसमें मैच करने की जरूरत नहीं होती, पर उन्होंने नहीं मैम, मैच भी किया था मैच करने की जरूरत तो रहती है मैम। जैसे क्योंकि अंदर वो कभी कभी ब्लीडर्स वगैरह रहते हैं ना, तो या कभी कोई ओपन है अंदर या कट है, तो इसलिए उन्होंने मैच भी किया था उसको और उसके किसी उससे लिया था फैमिली मेंबर का ब्लड। मैम एब्जॉर्प्शन तो होगा ना ब्लड का, अगर इंटेस्टाइन में ब्लड जाता है तो इस पे पवन सर थोड़ी स्टडी आप कर लेना। मैंने इसमें मुझे जो बताया गया था वो यही था, बाकी आप स्टडी कर लेना इस पे। पर मैंने होते हुए देखी थी और उसका रिजल्ट भी अच्छा देखा था। और पोदार में इसमें पेपर वगैरह होगा जरूर, पोदार पे स्टडी कर लेते हैं तो पोदार में मिलेगा इसका पेपर। ठीक है, ये उराशद का मैं शुरू कर दूं कि कुछ और किसी को कुछ बताना है? नहीं बताना है तो मैं शुरू कर देता हूँ। इसमें देखिए 21, 22, 23, 24, 25 इसमें ऐसा बता रहे हैं पहले के जमाने में धनुष का बहुत यूज होता था, तो इसलिए इन्होंने उराशद के निदान बताए हैं। तो ऐसा बताया कि धनुषायस्यतोत्यर्थम भार मुद्वतो हतो गुरुम युद्धमानस्य बलिभिः पततो विषमोच्चतः वृषम हयम वा धान्वन्तम दम्यम वान्यम निगृह्णतः शिलाकाष्ठाश्व निर्घातान्
क्षिप्तो निर्घ्नतः परान् अध्यानस्य वा त्युच्चैर्दूरं वा व्रजतो द्रुतं महानदीर्वा तरतो हैर्वा स धावतः सहसोपततो दूरं तूर्णं वापि प्रतिनित्यतः तथान्यैः कर्मभिः कुरु भृशमभ्याहृतस्य वा वीक्षते वक्षसि व्याधि बलवान् समुदीर्यते स्त्रीषु चाति प्रसक्तस्य वृक्षाल्प प्रमिताशिनः। सेम यही संप्राप्ति जो है, ऐसे ही निदान और संप्राप्ति आगे यह न चरक संहिता में भी बताया है। इसमें बता रहे हैं कि शोष में जो साहसादि कारणों से साहसादि कारण बताए हैं, 4 कारण बताए हैं शोष रोग में, उससे उरशत भी हो जाता है। तो अब शोष के पश्चात उरशत का निदान करते हैं, और वो भी यही अध्याय में बोल दिया है इन्होंने। तो ऐसा बोल रहे हैं कि धनुषास्य तो अत्यर्थम, मतलब कठिन धनुष को अत्यर्थ खींचने का अभ्यास करने से, या फिर बोल रहे हैं अत्यर्थम भार मुद्वहतो गुरुम, मतलब बहुत अधिक शक्ति से अधिक भोजा ढोने से। जो लोग का शरीर में उतनी बल नहीं है तब भी वो ज्यादा बोझा ढो रहे हैं। उसी तरह से युद्ध मानस से बलि भी, जो अपने से बलवान व्यक्तियों के संग युद्ध कर रहे हैं। पततो विषमोच्चतः, मतलब नीचे ऊपर उछलने से या विषम और ऊंचे स्थान से गिर जाने से, मतलब बहुत ऊंचाई से गिर गए। अभी आजकल क्या स्टंट करते हैं, तो लोग ना लोकल ट्रेन में स्टंट कर रहे हैं, जोर से गिर जाते हैं तो उनको उरशत हो जाता है, उनको और भी इंजरी होती है, लेकिन उरशत यह है कि ऊपर से गिर जाने से। फिर उसके बाद में बता रहे हैं वृषम हयम व धावंतम, मतलब भागते हुए शक्तिशाली बैल, घोड़े और इसी प्रकार के दूसरे प्राणियों को बलपूर्वक रोकने से, जो एकदम ताकतवर प्राणी है उनको पकड़ के रोकने से ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भारी भारी शिलाओं को, लट्ठों को, पत्थरों को उठाने से और फेंकने से, शिला काष्टाश्म निर्घातान क्षिप्तो निर्घ्नतः परान, मतलब उठा के फेंकने से, और निर्घात नाम का अस्त्र विशेष को फेंकने से। पहले के जमाने में निर्घात नाम का एक शस्त्र था, उसको फेंकने की वजह से उरशत हो जाता था। उसके बाद में बता रहे हैं कि शत्रुओं को बलपूर्वक मारने से, और उसके बाद में ऊंचे ऊंचे पढ़ने या बोलने से, इसमें अध्ययनस्य वा तयुच्चर दूरम वा व्रजतो द्रुतम, मतलब बहुत जोर जोर से पढ़ने से और बोलने से, लंबी लंबी दौड़ लगाने से, बड़े बड़े नदियों द्वारा, बाहुओं द्वारा तैरकर पार करने से, घोड़ों के साथ भागने से, महान दिर्वा तरतो हैरवा सह धावता, घोड़े के साथ दौड़ने से, एकदम लंबी चौड़ी छलांगे लगाने से, सहस पततो तुरम दुर्नम वापी प्रतिनित्यता, इसका मतलब यह है कि अति तीव्र गति से नृत्य करने से, डांस करने से। इसी तरह से अन्य क्रूर साहस के कार्यों को करने से जब मनुष्य का वक्षस्थल आहत हो जाता है, मतलब इंजर्ड हो जाता है अंदर ही अंदर, पसलियों के मांस तत्व और फुफ्फुसों के कोष्ठक टूट जाते हैं, तब उरशत नाम का बलवान रोग उत्पन्न हो जाता है। केवल यही नहीं, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या? अगर आ रही है तो बता दें कि प्रतिलोम क्षय और अनुलोम क्षय दोनों की वजह से उरशत हो जाता है। कृपया आप लोग अपना अपना मत बताइए कि आपने उरशत के पेशेंट देखे हैं क्या ऐसे सब कंडीशंस में? कृपया अपना अपना मत बताइए। कोई कुछ बोलेंगे क्या प्लीज?
डॉक्टर अनुरिता मैम, आप कुछ बताइए। अनुरिता मैम। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो हाँ बोलिए। जी, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये उरहशत में ये वाला पेशेंट तो बहुत ही कम देखने में आते हैं, आप कुछ बताइए ना, हम लोगों को तो इतना आइडिया नहीं है। देखिए मेरा ना थोड़ा लैपटॉप में भी प्रॉब्लम हो रहा है, मोबाइल में भी हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे गैजेट्स में आज। जी सर। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, कुछ बोलिए आप लोग, प्लीज ऐसे शांत मत बैठे रहिए। एक्चुअली सर इसकी भी जो संप्राप्ति है वो वही 6 जन्य संप्राप्ति पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि जो आपका अपना बल है, अगर उस बल से ज्यादा कोई भी आपने कार्य किया, जैसे जनरली ऐसे पेशेंट आते हैं कि पहले क्या होता था कि जहाँ भी 6 की बात आती थी या उर्छत की बात आती थी, वहां पे हम लोग ट्यूबरक्लोसिस को ले लेते थे। लेकिन ऐसा आज भी ऐसा होता है कि पेशेंट को काफी सिम्टम्स उस तरह के मिलते हैं। पेशेंट कहता है कि उसको पार्श्व बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको ज्वर भी हो रहा है, उसको मन भी नहीं लग रहा है, डाइट भी नहीं ले पा रहा है, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो रहा है। लेकिन फिर भी कहीं भी कभी हम देखते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस जो है या जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो पॉजिटिव नहीं आते। और मॉडर्न साइड में तो वो लोग नहीं भी आते तो अभी वो मेडिसिन चला देते थे। अब तो खैर डॉट्स वगैरह के सेंटर्स बन गए, तो कुछ क्राइटेरिया उन लोग के बहुत अच्छे से हो गए कि कंफर्मेशन क्राइटेरिया पे ही वो मेडिसिन देते थे। लेकिन ऐसे केसेस हम अभी नहीं, जब मैडम की बात सही है, लेकिन जनरली ऐसे केसेस बहुत मिलते थे, जैसे कि जिन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया है, मजदूर, जैसे अभी कल हम लोगों ने मजदूर दिवस की बात की थी, तो मजदूर वाला जो एक ईट भट्टे पे काम करने वाले या जो घर बनाने वाले या जो थोड़े से एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग रात नाइट सारी शिफ्ट करना चाहते हैं, या थोड़ा सा उनको लगता है कि नहीं हमें हम कर सकते हैं, तो जब वो अपने बल के से कहीं ज्यादा अधिक करते हैं और कंटिन्यूस करते हैं, केवल ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन किया, उनकी एक हैबिट में आ जाता है, तो फिर जब वो कभी कभी कुछ लोग देखते हैं ना, कुली वगैरह को भी देखिए, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वजन उठा लेंगे, एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। और समटाइम्स सही सर ने बताया कि बहुत अधिक जो है वो उसमें क्वाइटस में मेथड में अगर को करेंगे, तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि वो जैसे कहीं ना कहीं छत बताया जाता है, स्पेशली जो छत की बात करते हैं वो उन्होंने इसमें बताया है कि वो फेफड़ों की बात बताते हैं या प्राणवायु का जो स्थान है वहां पे बताते हैं। तो ऐसे केसेस जो है वो हमारे पास उस समय डिमार्केशन होता था कि ये पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस का है या नहीं है। थोड़ा सा अगर हम मॉडर्न के साइड में भी जाते हैं तो भी हम देखते हैं कि कुछ और भी हमारे पास ऐसे केसेस होते थे, ब्रोंकियोस्टेसिस वगैरह के केसेस होते थे, जहाँ पे कफ भी आ रहा है, खांसी भी आ रही है, मतलब स्पूटम के साथ कफ आ रहा है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस का अगर टेस्ट कराते थे उस स्पूटम से तो एफबी निगेटिव आते थे। तो मुझे लगता है कि शायद इसी तरह का कुछ हमारे शास्त्रों में यहाँ वर्णन किया गया होगा कि वहाँ पे जो है उसकी जो है वो स्पेशली एक लक्षण और सर ने भी पढ़ा था, जैसे उन्होंने ये बताया कि उसमें कास बहुत होता है और कफ निकलता है। तो ये हमारे पास मॉडर्न साइड में या हम जैसे डायग्नोसिस के हिसाब से भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिजीजेस भी जो हैं बहुत तरह की, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीजेस भी, उससे इसका हम लक्षण के साथ अगर स्टडी करते हैं तो सिंबॉलिक मिलता है। लेकिन आज भी हम यही बताते हैं कि अगर ऐसे पेशेंट में जब तक हमारा एसिड फास्ट रेसिलाई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है स्पूटम में, तब तक हमको जो है हमारे सर लोगों ने बहुत पहले से ही मना किया गया है कि ट्यूबरकुलोसिस की जो दवा एटीटी हम शुरू करते हैं, हमारे पास उसके पैरामीटर बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो हम एक बहुत अच्छा पॉइंट हमारे शास्त्रों में आया है कि हम उर्छत को और आयुष्मा को, तो कैसे हम दोनों में बहुत अच्छे से डिफरेंस करें
और लक्षण जनरली सब में वही मिलते हैं कि उसमें भी कहता है कि पार्श्वशूल हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, खांसी आ रही है, कफ स्पुटम है, साथ में भी ब्लड मिक्स्ड भी है स्पुटम, उसे हीमोप्टिसिस कहते हैं हम लोग। और उसके अलावा स्मेल भी आती है। और समटाइम्स जो होता है पेशेंट को पति प्रदेश में सर्वांग वेदना, ज्वर और जिसे कहते हैं निद्रा, अरुचि, और ये सारे लक्षण मिलते हैं। तो इसको बस मुझे तो सर ये लगता था कि हम मॉडर्न पैरामीटर से तो हम इसको क्लियरिफाई कर लेंगे कि हाँ ये ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है कि हमें अगर अपनी संप्राप्ति देखनी है तो फिर हमें उसकी पूरी कहते हैं ना इंट्रो लेना पड़ेगा। ये जो हम केस हिस्ट्री को बहुत अच्छे से उसके हेतु को अगर हम जान पाएंगे तभी हम उसकी चिकित्सा बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और ये भी सोच सकते हैं कि अगर इसको लगातार हम कुछ पेशेंट अगर नहीं आते हैं टाइमली हमारे पास, या पेशेंट का प्रॉपर मैनेजमेंट टाइमली नहीं हो पाता है, तो फिर वो पेशेंट कहते हैं ना कि उपद्रव स्वरूप जो है वो और व्याधियों की तरफ निकल सकते हैं। कभी समटाइम्स लंग कैंसर भी हो सकता है, समटाइम्स ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, और भी जो डिजीज है पल्मोनरी फ्यूजन है, और उसके अलावा बहुत मतलब जो उसके कॉम्प्लिकेशंस में वो कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए उरुच्छत बहुत ही वैसी व्याधि है कि इसको बहुत ही जल्दी और प्रॉपर टाइम में हेतु को हटाते हुए इसका चिकित्सा करेंगे तो ये हील भी हो जाते हैं, पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। और मैडम इसके पाठक सर प्रणाम। पाठक सर सर प्रणाम। बोलिए सर। जी सर, यहाँ हम न्यूमोथोरेक्स को भी ले सकते हैं सर? जी जी थैंक यू सर। बॉस फिर से बोलिए। नमस्ते बॉस, क्या बोला आपने बॉस प्लीज? मैडम यहाँ कह रहे हम यहाँ न्यूमोथोरेक्स को भी ले सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू बॉस जी। मैंने तो हेलो हेलो एक हो रही है उसको। वंदना मैडम भी कुछ बोल रहे थे, मैडम बोलिए। हाँ मैडम, मैं ये कह रही थी कि यूजुअली जो जिनको अभ्यास होता है एक्सेसिव फिजिकल एक्सर्शन करने का या कार्य करने का, या मतलब इन्फेक्शन की बात मैं नहीं कह रही कि जैसे सर ने अभी बताया कि किसी प्रकार का, लेकिन जो मतलब फिजिकल एक्सर्शन से जो उरक्षत होता है उसमें उन्हीं को अधिक होता है जो अचानक से अपने जितनी सामर्थ्य उससे अधिक जो है वो कार्य कर लेते हैं किसी भी प्रकार का, या जिनको अचानक से मतलब चोट लग गई, वो तो एक अलग बात है। बाकी जो मजदूर वगैरह हैं उनको कम देखा जाता है मैडम। वो अलग बात है कि जैसे उनकी शिफ्ट है 10 से 5 की और वो उतने में काम कर रहे हैं और उन्होंने किसी स्ट्रेस मतलब किसी उनको मनी का प्रॉब्लम है या कुछ, तो डबल ड्यूटी कर ली या कुछ कर ली, तो ऐसे ऐसे जो मजदूर हैं वो बिल्कुल आते हैं। और जो जिनको अभ्यास होता है वो इसी प्रकार जिम में अचानक अगर ट्रेनर्स अच्छे नहीं है और उन्होंने एक्सरसाइजेस करवा दी तो भी उसमें जो है वो सुरक्षित के वो आते हैं कि उसमें वार्मिंग अप कराते हैं, उसके बाद उन्होंने स्ट्रेचिंग और ये सब बहुत कराई या दौड़ा दिया एकदम। या बहुत बच्चे जो हैं कभी कभी अचानक स्कूल में या कॉलेजेस में उन्होंने कहा कि आज रेस होनी है किसी उसके लिए कॉज के लिए रेस होनी है, उसमें भी बहुत ये देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो इस प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर आते हैं। जब आप तो मतलब जैसे दौड़ लगवा दी अचानक, जिनको अभ्यास नहीं है, तो ये भी बस इतना ही मैं बोल सकता हूँ। सर मैंने एक्चुअली हेलो बोलिए मैंने भी बहुत सारे पेशेंट देखे ऐसे जो मजदूर आदमियों में ज्यादा मिलता है। मैं पहले किसी गांव में ऐसे प्रैक्टिस करता था, तो वहां पे ना जो लकड़ी नहीं काटते, जैसे जंगल का ठेका दे दिया लकड़ी काटने का, वृक्ष काटने का, तो वो लोग मजदूर टाइप के जो लोग होते हैं उनका एक तो डाइट अच्छा नहीं रहता। मॉर्निंग में क्या करते हैं वो नशा करके जाते हैं, जैसे वो भुक्की वगैरह कुछ खा पी लिया, उसकी भाई इसलिए खाते हैं वो ज्यादा, इसलिए इसकी वजह से भाई उनको पता नहीं लगेगा, बॉडी पेन नहीं रहेगा और वो ज्यादा वर्क करेंगे। दिन में पूरा दिन वो लगे रहते हैं और रोटी डाइट का भी उनका बहुत वो रहता है, और रात को फिर आके उन्होंने अल्कोहल कंजप्शन कर लेना है। दोनों तरीके से उनका इतना धातु अक्षय हो जाता है। और उनमें मैम ये
राज्य अक्षमा वाले लक्षण बिल्कुल सारे फिट बैठते हैं, पर वो लीजन वगैरह कुछ नहीं मिलता। जैसे उनमें एनीमिया हो जाएगा, आंखें अंदर की तरफ धंस जाएगी, इतने वीक हो जाएंगे जैसे टीबी, ऐसे लगेगा जैसे कि टीबी वाला पेशेंट है। रंग उनका बिल्कुल काला हो जाएगा या पीला हो जाएगा। और कई लोगों को तो मैंने ऐसे भी वो में उसमें हिमोप्सिस होते भी देखा है। जैसे ना ब्लड थूकते हैं तो ब्लड आता है, और टेस्ट एक्सरे कराते हैं और ट्यूबरकुलोसिस वाले सारे टेस्ट कराते हैं, वो सारे नॉर्मल आते हैं। ये बहुत सारे पेशेंट मैंने देखने को मिले हैं। और हमारे यहाँ हरियाणा में तो कुश्ती का कल्चर बहुत ज्यादा है, तो जितने भी पुराने पहलवान आप देखने को मिलेंगे उनकी उम्र ज्यादा नहीं होती। वो इसी सोच की वजह से ही बुढ़ापे में ऐसे परेशान हो जाते हैं, उनके घुटने ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और वो उनमें चलने फिरने में दिक्कत, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब हो जाता है। मैंने तो किसी पहलवान की यहाँ पे ना ज्यादा 60-65 से ऊपर की उम्र देखी नहीं है, जबकि उनका शुरू में उन्होंने इतना घी भी खाया होता है, डाइट भी इतनी अच्छी होती है, और बाद में आके फिर वो बहुत जल्दी ही कोलैप्स कर जाते हैं। ये भी उसका एक बेसिक कारण होता होगा, इतने ये ज्यादा कुश्तियां वगैरह लड़ने वाले लोगों का। जी अष्टांग हृदय में चलें? जी सेशन को एंड करते हैं, आप सभी दूसरे सेशन में आइए। प्रणाम।